फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और भारत संघ को पक्षकार बनाने के लिए हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल संशोधन अर्जी को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। हर्जाने की ये रकम प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को देनी होगी। हाईकोर्ट में सुनवाई कर रहे आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने दिया है। सूट नंबर 1 में याची भगवान श्री कृष्ण विराजमान और कटरा केशव देव, और सूट नंबर 16 में याची देवता भगवान श्री कृष्ण लला विराजमान ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और भारत संघ पक्षकार बनाने की मांग थी। सूट नंबर 1 में अधिवक्ता हरिशंकर जैन की संशोधन अर्जी पर मुस्लिम पक्षों के साथ हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया था। अर्जी को रद्द करने की मांग की गई थी। इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। जब कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर संशोधन अर्जी को हर्जाने के साथ अब स्वीकार कर लिया है। और क्या कुछ कहना है अधिवक्ता सौरभ तिवारी का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई हुई है और हमारे साथ अधिवक्ता सौरभ तिवारी हैं। जैसा कि आपने अपना अपोज भी किया था जो ASI को और सरकार पार्टी बनना चाह रही थी, आज उसमें किस तरह की सुनवाई होते हुए उसमें किस तरह से आदेश कोर्ट ने दिया है और क्या कॉज लगाया और क्या आज इसमें मुख्य सुनवाई में क्या हुआ है। देखिए, जो उसमें जो आप बात कर रहे थे हैं उसमें 5 मार्च को सुनवाई हुई थी। इसका ऑर्डर कल देर शाम 8 बजे लगभग अपलोड हुआ है। तो उसमें हम लोग विरोध ऐसा कुछ नहीं था। विरोध ये मतलब कि एक था कि ऑलरेडी एसआई पार्टी है तो फिर कोई आवश्यकता नहीं यहाँ मालूम पड़ती है, क्योंकि सारे सूटे एक साथ क्लब हैं। हालांकि बन भी गई पार्टी तो उससे कोई नुकसान किसी का नहीं है। वो तो भाई पार्टी बनना, उससे किसी का क्या नुकसान है, खासकर प्लेंटिफ का तो कोई नुकसान दिखता नहीं। अब इसमें जो ऑर्डर में 5,000 रुपीज का एक नॉमिनल कॉस्ट इम्पोज किया गया है, वो डिफेंडेंट नंबर 1 मेन कंटेस्टिंग डिफेंडेंट है इसमें, प्रतिवादी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, तो उनको देना होगा 5,000 रुपीज और विद कंडीशन ये इसको अलाउ कर दिया गया है। अब जो मूल है फ्रेमिंग ऑफ इशू है, लेकिन उसके पहले आज जो है सुनवाई के दौरान ऑनरेबल कोर्ट नंबर 79 में ऑनरेबल जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा साहब कोर्ट में आज बहस हुई, क्योंकि सूट नंबर 17 में जो प्लेंटिफ है उनका ये कहना है कि इसको प्रतिनिधित्ववाद रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है घोषित किया जाए। तो उसी के अगेंस्ट जो है कुछ पार्टियों ने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है और कुछ फाइल करेंगे इसमें। तो उनका ये कहना है कि किसी भी जब सारे सूट एक साथ चल रहे हैं तो किसी एक सूट को रिप्रेजेंटेटिव सूट घोषित करना कोई आवश्यकता नहीं है, ना कोई जरूरत। तो इसी को लेके एक कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे इसका अपोज आज किया गया है। हिंदू पार्टी ने ही अपोज किया है इसका, और फर्दर इसमें 3 अप्रैल को अब आगे सुनवाई होगी। जो मेन अब हम लोग का स्टेप है वो है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पे। हम लोग चूंकि हिंदू पक्ष फोकस करना चाह रहे हैं और डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन से डिले हो रहा है ट्रायल जो है, तो अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हमारे लिए मूल है। लेकिन उसके पहले अब देखिए इसी पे बहस होगी कि रिप्रेजेंटेटिव सूट जो 17 को माना जाए ना माना जाए। तो 3 अप्रैल को सुनवाई होगी इसमें। 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। किन की कोर्ट में सुनवाई हुई और इस पर कोर्ट ने क्या आज खास टिप्पणी की है? ये कोर्ट में कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ। देखिए, तो कल का जजमेंट जो अपलोड है वही मूल है। जजमेंट के अपने ऑर्डर के थ्रू कोर्ट ने जो कह दिया है कि साहब का कि जो है कि जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसका भरपाई नहीं की जा सकती। कोर्ट का ऐसा उसमें ऑब्जर्वेशन है। और लेकिन फिर भी 5,000 का उन्होंने एक बैलेंस करने का ऑनरेबल कोर्ट का ये है कि जी, ऑनरेबल जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा उनके साथ ये मामला टैग है। फिलहाल किसी और जज जुरिडिक्शन बदलने पे भी कहीं और ये मामला नहीं जाएगा, वहीं सुनते रहेंगे। और 3 अप्रैल को फर्दर सुनवाई जी। तो हमारे साथ अधिवक्ता सौरभ तिवारी थे जिन्होंने बताया कि 3 तारीख को अब इसमें सुनवाई होगी जस्टिस राम मनोहर जी की कोर्ट में। और जिस तरह से जो आदेश आया था, जो पिछली बार अर्जी दी गई थी, उसे कोर्ट ने स्वीकार किया है और 5,000 रुपए का नॉमिनल से एक हर्जाना लगाया जो मुस्लिम पक्ष को देना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर प्रयागराज। संगमनगरी प्रयागराज पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एयरपोर्ट से सीधे सर्किट हाउस पहुंचकर तीनों नए जिला अध्यक्षों से संवाद किया और पार्टी कार्यकर्ताओं के संग बैठक की। बैठक करने के उपरांत जैसे ही वे बाहर आए
तो साथ ही कार्यकर्ताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रयागराज के लोगों ने अतिथि देवो भव की मिसाल पेश की है, वे काफ़ी सराहनीय है। साथ ही महाराष्ट्र में हुए दंगे पर उनका कहना था कि किसी तरह की स्थिति से भी निपटने के लिए यूपी महाराष्ट्र तैयार है। कहा, दंगाई और जहां उपद्रवियों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई चिन्हित करके कर रही है। कोई औरंगजेब की महिमा मंडल करे, ना यूपी बर्दाश्त करेगा, ना महाराष्ट्र बर्दाश्त करेगा। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए और राहुल गांधी को लेकर, आइए दिखाते हैं आपको। प्रयागराज में फिर से आने का इधर मौका मिला है और प्रयागराज के लोगों ने अतिथि देवो भव का जो एक आदर्श चरित्र उपलब्ध कराया है, या जो उन्होंने देश में अपना स्थान और सम्मान बनाया है, उसके लिए मैं प्रयागवासियों का अभिनंदन करता हूं। और आज यहाँ प्रयागराज के महापौर और भारतीय जनता पार्टी और सभी संगठन के कार्यकर्ता मिलकर के एक सम्मान समारोह का आयोजन किए, जिसमें आप सब पत्रकार मित्रों की भी बड़ी सराहनीय भूमिका रही है। हम आप सबका भी सम्मान करते हैं। और कार्यकर्ताओं ने संगठन पर्व के क्रम में तीनों जिला अध्यक्ष जो घोषित हुए, उनके सम्मान में आज यहाँ पर एक साथ एकत्र आए थे और उनको शुभकामना दी। और 2027 में प्रयागराज की सभी 12 विधानसभा सीटें कमल का फूल खिले, इसी लक्ष्य के साथ ये पार्टी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अच्छा, नागपुर में जिस तरह से हिंसा हुई है, दंगा हुआ है, तो यूपी में ऐसी हालात न हो, इसके लिए किस तरह सरकार कदम उठाएगी? देखिए, यूपी भी तैयार है, महाराष्ट्र भी तैयार है। जिन लोगों ने भी महाराष्ट्र में भी नागपुर में जो इस प्रकार का कृत्य किए हैं, उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करे, कोई मुगल आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करे, वह न महाराष्ट्र बर्दाश्त करेगा, ना उत्तर प्रदेश बर्दाश्त करेगा, ना देश बर्दाश्त करेगा। और जो इस प्रकार की बातें करते हैं, मैं यह मानता हूं कि उसका उनको राजनीतिक दृष्टि से जो समर्थन करने वाले, जैसे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने ही औरंगजेब को महान बताने का पाप किया था, और एक तरफ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं। अगर सम्मान करते हैं तो ये बतावें कि उनके विधायक अबू आजमी अभी तक समाजवादी पार्टी में क्यों है? तो समाजवादी पार्टी तो तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करती है, महाकुंभ में सवाल उठाती है। तुष्टीकरण के कारण से उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान 2012 से 2017 में किया है इन लोगों ने, लेकिन अब तुष्टीकरण की राजनीति का पूर्ण अंत हो गया है और विकास की राजनीति शुरू हो गई है, और प्रयागराज उसका उदाहरण। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के इशारे पर आरएसएस ने ये दंगा कराया है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे देशभक्त संगठन के बारे में उनको ABCD भी नहीं मालूम। पहले 1 वर्ष लगातार श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव एंड कंपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाएं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की प्रार्थना करें, और वहां क्या बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है। जिस संगठन का लक्ष्य देश पहले है, समाज पहले है, व्यक्ति बाद में है, उस संगठन के बारे में सवाल उठाने वाले बड़े अल्पज्ञानी हैं। श्री अखिलेश यादव जी के गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई इस समय जिनको संरक्षण हुआ करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो विचलित होते हैं श्री अखिलेश यादव जी। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि ऐसा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की आम जनता आज कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है और यहाँ की जनता कितनी सुरक्षित है, वह स्वयं महसूस करती है। इसलिए अखिलेश यादव जी का कानून व्यवस्था के मामले में हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। वो प्रमाण पत्र देने का काम अपने गुंडे अपराधियों को करे। भाजपा की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो सरकार चल रही है, वह सरकार शानदार काम कर रही है, जानदार काम कर रही है, जोरदार काम। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हैं, उन्होंने कहा है कि सहारनपुर में शाकुंभरी देवी का मंदिर है, वहाँ रेलवे स्टेशन का नाम शाकुंभरी देवी के। उससे पहले पूछेगा, बताओ जो फर्जी जनेऊधारी श्री राहुल गांधी जी महाकुंभ में डुबकी लगाने क्यों नहीं आए? अगर यूपी में कोई माहौल खराब करेगा तो किस तरह की कार्रवाई होगी? संगम नगरी प्रयागराज में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान ने इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन में लाभार्थियों को चेक और टूल वितरण किया।
नागपुर मामले में और औरंगजेब की कब्र को लेकर मचे हंगामे को लेकर कहा, औरंगजेब की कब्र में हुई घटना को लेकर सरकार की तरफ से माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। डबल इंजन की सरकार सबका साथ सबके विकास कार्य करती है, युवा और रोजगार योगी सरकार की प्राथमिकता है। और संदर्भ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। कार्यक्रम का उन्होंने दीप प्रज्वलित करके जहां लाभार्थियों को चेक बांटे और टूल बांटे हैं, तो साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है। राज्य में आज मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो योजना हमारी उत्तर प्रदेश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रही है, उस योजना के तहत आज यहाँ एक वृहद ऋण वितरण का कार्यक्रम प्रयागराज मंडल का हो रहा है। उसी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर आए जी। स्वामी प्रसाद नगर प्रयागराज पहुंचे थे, भाजपा में कई तरीके के आरोप लगा। उनका सरकार नींद से उठी नहीं पा रही है, फिर सो रही, बेरोजगारों के लिए काम नहीं कर रही, हिंदू मुस्लिम कर रही है। देखिए, लगातार सरकार के 8 वर्ष योगी आदित्यनाथ जी के पूरे हो रहे हैं 25 तारीख से, और उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है तो पूरे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो या आपका एयर कनेक्टिविटी हो, कानून व्यवस्था हो, और रोजगार के सवाल को लेकर के भी लगातार सरकार चिंतित है। और उसी के चलते एक ये बड़ी योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो चलाई गई है, इसमें 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज और बिना गारंटी के हम लोग युवाओं को दे रहे हैं। और ये योजना हम लोगों ने 24 जनवरी को जो उत्तर प्रदेश दिवस के दिन इस योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने महामहिम जो हमारे उप राष्ट्रपति थे धनखड़ जी को बुला करके किया, और उससे अब तक लगभग 2,97,000 लोगों ने हमारे पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। और हम लोगों ने अब तक लगभग 37,000 लोगों के ऋण भी स्वीकृत किए हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये योजना में जिस तरह से इस योजना को लॉन्च होने में भी 1.5 महीने के वक्त में पूरी तरीके से युवाओं को जिस तरह से उन्होंने इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, 1 लाख से अधिक युवाओं के फॉर्म हमारे विभाग के द्वारा बैंकों को अग्रसारित किए गए हैं। और लगातार मुख्यमंत्री जी ऋण वितरण के कार्यक्रम में जा रहे हैं। गोरखपुर से उन्होंने शुरुआत की, गोरखपुर भी गए, आगरा भी गए, मेरठ भी गए, अभी सहारनपुर गए, झांसी गए, और अभी कल देवी पाटन मंडल में वो जा रहे हैं, अयोध्या मंडल में परसों का कार्यक्रम लगा है। तो हम पूरी तरीके से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, और उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी में 56% युवा है, और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना मील का पत्थर साबित होगी, जिसमें कि 1 लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हम उनको सूक्ष्म उद्यमी बनाएंगे। अगर वो छोटा उद्यम शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर 10 लोगों को और रोजगार से जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से युवाओं को और हमारे जो बहनें हैं उनको रोजगार देने के लिए स्वयं सहायता समूह के गठन के बाद तमाम तरीके के रोजगार से हम लोग जोड़ रहे हैं। विपक्ष जो उंगली उठा रहा है वो निश्चित तौर पर उनकी बात है, वो कहते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से प्रदेश के बेरोजगारों के साथ है, युवाओं के साथ है। और सरकार तमाम तरीके से विश्वकर्मा सम्मान योजना, जिसमें हम लोग परंपरागत जो हमारे प्रदेश के हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, उनको ट्रेनिंग दे करके टूल किट देना और उनको साधारण ब्याज से लोन दिला करके रोजगार से जोड़ना। इसी तरह से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना ने भी उत्तर प्रदेश में जब से 75 जनपदों में हम लोगों ने इस योजना को चलाया है, तो हमारे प्रदेश का निर्यात भी बढ़ा है
2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ओडीओपी के जो हमारे छोटे छोटे उद्यमी हैं, कारीगर हैं, उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद ही हम लोग निर्यात कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कहीं पर भी अगर बाहर प्रधानमंत्री जाते हैं तो वही हमारे जो ओडीओपी के हस्तशिल्पी कारीगरों के द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं, वही राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट में भी देते हैं। और निश्चित तौर पर ब्रांडिंग भी हो रही है। और आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना बिल्कुल महत्वपूर्ण योजना है। और इस योजना से हम जो लक्ष्य रखे हैं, उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। अभी हम ये कह सकते हैं आज 18 तारीख है और 12 दिन का समय है, और हमें इस लक्ष्य में 1 लाख लोगों को ऋण देना है। इसीलिए कैंप भी लगा रहे हैं। और 8 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जो 25, 26, 27 तीनों दिन हमारे प्रभारी मंत्री, सभी माननीय विधायक, सांसद ये रहेंगे। और सभी जितनी भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके जो भी टूल किट हैं या जो भी देयक हैं, उनके वितरण का कार्य किया जाएगा। और 8 साल में सरकार ने जो भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम किया है, वो उन सारे विकास के कार्यों की प्रदर्शनी भी लगेगी, और जिसमें 3 सांस्कृतिक प्रोग्राम और पूरे जनपद के लोग उसमें अपनी हिस्सेदारी करेंगे। नागपुर में घटना हुई, किस वजह से घटना को देखा, हालांकि इसके बाद सरकार के ऊपर। अब देखिए, नागपुर की घटना में जो शरारती तत्वों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, उसको चिन्हित भी किया गया। और सरकार पूरी कार्रवाई, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का काम कर रही है। आरजेडी के सांसद हैं मनोज कुमार झा, उन्होंने कहा है हम औरंगजेब की खबर नहीं खोल रहे हैं, ये देश की खबर खोल रहे हैं। देखिए, वो क्या कह रहे हैं उनसे पूछिए। सरकार हमारी जो माननीय मोदी जी की है, वो 10 साल के बाद पूरे देश को सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास से सभी के विकास के लिए 125 करोड़ के लोगों के लिए काम कर रही है। और वो ऐसी योजनाएं बना करके बिना भेदभाव, बिना धर्म के, बिना जाति की जो भी हमारी योजनाएं बनती हैं, वो सभी के कल्याण के लिए बनती हैं। और सभी के कल्याण की उन योजनाओं को डबल इंजन की सरकार भी उत्तर प्रदेश में संचालित कर रही है। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपना जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दे डाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नागपुर हिंसा के लिए हिंदू संगठनों को ठहराया जिम्मेदार। बोले, बीजेपी की साजिश में हुआ नागपुर में दंगा, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने रची थी साजिश, लगाए बड़े गंभीर आरोप। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में औरंगजेब से पहले नाथूराम गोडसे पर चर्चा होनी चाहिए। इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि अगर औरंगजेब की कब्र खुदे तो क्या नाथूराम गोडसे की समाधि स्थल होनी चाहिए। औरंगजेब ने अगर अपने पिता को जेल में कैद किया था तो नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता की हत्या की थी। नाथूराम गोडसे ज़्यादा बड़ा अपराधी है। बोले, औरंगजेब की कब्र के बहाने परंपराओं को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय परंपरा में लोग अपने दुश्मन के भी अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। ऐसे में 350 साल पहले मौत की नींद सो चुके व्यक्ति की कब्र खोदकर आखिर क्या संदेश देना चाहा जा रहा है। नागपुर में बीजेपी के इशारे पर हिंदू संगठनों ने जमकर हिंसा की, लगाए गंभीर आरोप। ऐसे में लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने संभल में सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले मेले की इजाज़त नहीं दिए जाने पर भी नाराज़गी जताई। कहा कि जो भी मेले में आयोजक परंपरागत तौर पर होते हैं, उन्हें पर रोक नहीं लगनी चाहिए। ऐसे में आयोजकों को सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक देश में 1100 साल तक मुसलमानों का शासन था, लेकिन हिंदू कभी सुरक्षित नहीं थे। आज हिंदुत्व का दम भरने वाली मोदी योगी के राज में अगर हिंदू खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो उस पर विचार होना चाहिए। और निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। कुल मिलाकर के आज पूरे देश और प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का है। करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। किसान समस्या अलग मुंह बाय खड़ी है।
3 साल से दिल्ली की सीमा पर किसान धरनारत हैं, लेकिन भाजपा सरकार आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं कर पाई है, जबकि इसने वादा किया था किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का। वहीं दूसरी ओर आज महंगाई आसमान पर है, जिससे आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। जब से भाजपा सरकार बनी है, बड़े पैमाने पर ये लोगों को गरीब, मजबूर और मजलूम बना करके 5 किलो 10 किलो चावल पर वो इनकी जिंदगी को ठहरा दिया है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल के इर्द गिर्द घूमेगी, स्वाभाविक रूप से वो देश केवल गरीब ही नहीं है, बल्कि गरीबों का देश हो गया है। विश्व गुरु बनने का सपना दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबी दूर करने से कतराते हैं। आज गरीबों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। यही नहीं, आज महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। यही नहीं, इस सरकार ने सरकारी विभागों तक को निजी हाथों में बेचने में भी कोई गुरेज नहीं किया। जैसा कि देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था जो सभी लाभ में चल रहे थे, उसको अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, जिन विभागों में, जिन सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों में देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, ये सरकार उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेर रही है। सरकारी संपदा को भी निजी हाथों में दे रही है। कुछ चंद पूंजीपतियों के 45,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन किसानों का जो फसली ऋण है उसको माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर सरकार के पास पैसा नहीं है। पुरानी पेंशन बहाल करने के नाम पर सरकार के पास पैसा नहीं है। मानदेय पर काम करने वाले जो कर्मी हैं उनको पूर्ण वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन चंद पूंजीपतियों को उपकृत करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए का पैसा चुटकी बजाते माननीय प्रधानमंत्री माफ कर देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज यह सरकार देश के नौजवान, जनता, मजदूर, किसान, महिलाएं, गरीब के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित न करके केवल कुछ फैशाहों के प्रति कृपालु बनी हुई है। उनको कृतार्थ करने के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आज नहीं दी है और औरंगजेब का विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात है कि 1100 साल तक इस देश में मुस्लिम शासक थे, तब हिंदू सुरक्षित था। और आज जब हिंदू के सबसे बड़े अलंबरदार मोदी और योगी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, तो हिंदू संकट में है। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की लानत है जो हिंदू का अलंबरदार होते हुए भी हिंदू की रक्षा नहीं कर पा रहा है। यह बहाना है औरंगजेब का नाम लेना, बहाना है मस्जिद और मंदिर का नाम लेना, बहाना है हिंदू और मुस्लिम का नाम लेना। ये सब बहाने मूलभूत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो इजाजत मिलनी चाहिए थी, किसी की इजाजत, जो परंपरा है मेले की, नेजा जो संभल मेले का इजाजत नहीं दी है सरकार ने, इसको लेकर क्या कहने मिलनी चाहिए? देखिए, जो परंपरागत रूप से हमारे कोई भी त्योहार हैं या धार्मिक मेला है या कोई कार्यक्रम पहले चला रहा है परंपरागत रूप से, तो उसे बिना व्यवधान के आगे बढ़ते करते रहना देने की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन ये सरकार तो नई परंपरा शुरू करती है और हर चीज की मार्केटिंग करती है। अभी जो अयोध्या में राम की मार्केटिंग कर रही थी, अयोध्या की चीज हार गए, 400 के पार का सपना देखे थे, बैसाखी पे आ गए। अब कुंभ मेला की मार्केटिंग कर रहे हैं। अरे कुंभ मेला भाजपा ने नहीं लगवाया है, ये हजारों साल की हमारी पुरानी परंपरा है। हजारों साल से यहाँ पर अकूत भीड़ आती रही है। इसलिए 4 महीना पहले से हजारों करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद भी कुंभ मेले में जो फजीहत सरकार की हुई है, 3-4 बार भगदड़ हो गई, 2 बार आगे लग गई और भी अफरा तफरी का माहौल था। इर्द गिर्द आसपास के जितने जिले हैं
उन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एक एक हफ्ते तक दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। ये सारी दुर्व्यवस्थाएं सरकार की नाकामयाबी को जाहिर करती हैं। हम समझते हैं सरकार बोलने से ज्यादा काम करे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन बोलती ज्यादा है, काम कुछ नहीं करती। नागरिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही। भारतीय संविधान ने SC ST OBC को जो आरक्षण दिया है उसको साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। इन मूलभूत विषयों पर चर्चा न हो, इसलिए कभी हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर और कभी औरंगजेब के नाम को ला करके लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश करती है। मैं इसीलिए इस संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से सरकार के इन काले कारनामों को बेपर्द भी करूंगा। साथ ही साथ हमारी मांग भी है कि यह कुंभकर्णी नींद सोने वाली भाजपा सरकार नींद से उठे और जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर गंभीरता से विचार करें। स्वामी जी, एक पुरानी हुआ भतीजे का विवाद, इस पर क्या कहेंगे? अब चूंकि मानिया बहन जी कभी हमारी नेता रही हैं, उनके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वो ताश के पत्ते की तरह संगठन को हमेशा हेरती फेरती रहती हैं और इसी में कभी भाई को आगे लाती हैं, कभी भतीजे को आगे लाती हैं, कभी असमंजस पे जाती हैं कि भतीजा को आगे करें या भाई को आगे करें। ये मानिया बहन जी का व्यक्तिगत मामला है, मैं उस पर टिप्पणी करना बहुत आवश्यक नहीं समझता। योगी सरकार ने नेजर यह बहुत पहले तथागत बुद्ध ने एक संदेश दिया था, बैर को बैर से नहीं खत्म किया जा सकता। एक और तो कहते हैं औरंगजेब बहुत क्रूर था, लेकिन वो कट्टरवादी हिंदू संगठन जो आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, या क्या क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता क्या? 350 साल पहले औरंगजेब यहां के शासक थे। आज औरंगजेब कहां से आ गए? उस समय जितने भी मुस्लिम शासक थे, उनके सिपा सालार, उनके यहां मंत्री, उनके नौरत्न सवर्णों के भी होते थे, ब्राह्मण भी होते थे, क्षत्रिय भी होते थे। यहां तक कि अकबर की पत्नी जियाबाई मान सिंह जी की बहन थी। उस समय ये लोग कहां थे? लेकिन आज जब देश संकट से जूझ रहा है, मुद्दे दर मुद्दे आज सरकार में भारी पड़ रहे हैं, मुद्दे पर जनता चर्चा न करे, इसलिए इस प्रकार की सिगोफेबाजी करते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। और जो कल नागपुर में हुआ, हम समझते हैं ये आतंकवादी हिंदू संगठनों का नंगा नाच है। समय रहते अगर इसको कुचला नहीं गया तो यह संविधान पर भारी पड़ेंगे, देश पर भारी पड़ेंगे। एक बार ऐसे अराजक तत्वों के नाते देश बढ़ चुका है, दोबारा भी इनके काली करतूतों के चलते देश बढ़ने के कगार पे आ जाएगा। तो क्या आतंकवादी हिंदू संगठन भी है देश में? जो किसी की कब्र खोदेगा वो भले आदमी की संगठन होगा, जो किसी को मार काट धाड़ करेगा वो सज्जन आदमी होगा, जो गोली बारूद और हिंदू राष्ट्र की मांग की बात करेगा वो सज्जन आदमी होगा, जो संविधान विरोधी बात करेगा वो देश का हितैषी होगा। आज जब हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष की बात करता है तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग राष्ट्र विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर के उनको महिमा मंडित करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सब ऐसे देशद्रोहियों का एक गिरोह तैयार हो रहा है जो हिंदू धर्म के नाम पर आतंकवादी संगठन तैयार कर रहे हैं जो देश के अहित में है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और ऐसे में अब 3 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी। और क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, क्या कुछ कहना है अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का, आइए दिखाते हैं आपको। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई हुई और जिसमें कि विभिन्न अर्जियों के निस्तारण के साथ साथ उन पर सुनवाई हुई और रिप्रेजेंटेटिव सूट के मामले पर सुनवाई हुई। लेकिन सूट नंबर 13 में हमारे द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई और हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि इस जो शाही ईदगाह की जो प्रॉपर्टी है, जो 13.37 एकड़ से 2.5 एकड़ में जो शाही ईदगाह बना हुआ है, इसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए। क्योंकि अन्य मामलों में, अयोध्या के मामले में भी इस तरह के विवाद में उस प्रॉपर्टी को विवादित ढांचा घोषित किया गया था। अन्य और भी केस चल रहे हैं, वहां पर भी विवादित ढांचा घोषित किया गया।
तो हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि इसको भी विवादित ढांचा घोषित किया जाए। इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति आई और मुस्लिम पक्ष को माननीय न्यायालय के द्वारा आपत्ति दाखिल करने के लिए 3 अप्रैल तक का समय दिया गया है। लेकिन हमारा मानना है कि ये विवादित ढांचा है और इसे शीघ्र विवाद ढांचा घोषित किया जाए। तो इसमें मुस्लिम पक्ष के द्वारा 3 अप्रैल को आपत्ति दाखिल की जाएगी। अब माननीय न्यायालय के द्वारा इन सभी के निस्तारण के लिए 3 अप्रैल की तारीख निर्धारित कर दी गई है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।